तो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि वैश्वीकरण का राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया है क्या, कैसे इसने विस्तार प्राप्त किया और क्या क्या इसके मूल विषय हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, और साथ ही राष्ट्र राज्य की संप्रभुता की धारणा क्या है, इस पर भी हमने विस्तार से जाना था। अब देखना है कि वैश्वीकरण का राज्य की संप्रभुता पर कैसा प्रभाव पड़ा है। तो मैं बता दूं कि ये विषय बड़ा विवादास्पद है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों में इस प्रश्न को लेकर दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग ये कहता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने राज्य की संप्रभुता की धारणा को बुरी तरह प्रभावित किया है, यानी राज्यों की जो सर्वोच्च सत्ता है, उनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, आदेश देने का अधिकार है, वो प्रतिबंधित हुआ है। और बहुत से विद्वानों ने, जैसे जॉन गॉल्टुंग ने तो बहुत पहले ही ये कह दिया था, 50s के दशक में ही ये कह दिया था कि राज्य समाप्त हो रहे हैं, यानी राज्य की संप्रभुता समाप्त हो रही है, क्योंकि राज्य परमाणु बम की चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम नहीं रह गया है। परमाणु शक्ति के आगे राज्य की संप्रभुता, राज्य की सत्ता कोई मायने नहीं रखती। इस विनाश को रोकने में राज्य विफल रहा है, इस तरह की बात पहले ही कही गई। क्रेग मर्फी, कार्की, जॉन हर्ट जैसे विद्वान ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की संप्रभुता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपनी आंतरिक नीतियों के निर्धारण में स्वायत्त है, स्वतंत्र है, या वैदेशिक संबंधों का संचालन वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे तर्क देते हैं ये विद्वान और बताते हैं कि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां उदित हुई ग्लोबलाइजेशन के कारण। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स सामने आए, बहुत सारे कारक उपस्थित हुए, जिनकी वजह से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की धारणा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, तिरोहित होती जा रही है। कैसे? क्या तर्क दिया इन्होंने? सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आए हैं। एक तो वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है ही, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्रीय सहयोग के संगठन उदित हुए हैं। जैसे आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मध्य पूर्व के देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है जो तेल निर्यातक देश हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, उन्होंने अपना संगठन बनाया है जिसको ओपेक कहते हैं। और साउथ एशिया में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो दक्षिण एशिया में स्थापित किया गया है, दक्षिण एशिया के राज्यों से मिलकर बना है ये संगठन। यूरोप के देशों ने भी मिलकर एक संगठन बनाया है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो ये विद्वान ये तर्क देते हैं कि इन सारे संगठनों के कारण राज्य की सर्वोच्च सत्ता कम हुई है, दुष्प्रभावित हुई। कैसे? कि हर राज्य किसी न किसी रूप में इन संगठनों का सदस्य है। जैसे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स तो लगभग 200 देश हैं दुनिया के,
और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने का मतलब है कि हर राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों पर अमल करना होता है। उसके द्वारा जितने भी कन्वेंशंस जारी किए जाते हैं, जितने भी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, चार्टर्स होते हैं, उन सब पर हस्ताक्षर करना होता है, मानना होता है। इसका मतलब है कि राज्य अपनी इच्छानुसार अपनी सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात माननी पड़ती है। आप जानते हैं कि इस संस्था की स्थापना 1945 में विश्व शांति और सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, और आजकल पीस कीपिंग के नाम पर, शांति स्थापना की कार्यवाही के नाम पर, शांति अनुरक्षण की कार्यवाही के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसके शांति सैनिकों के द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हस्तक्षेप कर रहा है किसी राज्य में, तो फिर राज्य की संप्रभुता कहाँ सुरक्षित रह गई? क्योंकि पारंपरिक रूप में राज्य की जो संप्रभुता की धारणा है वो क्या कहती है कि राज्य अपनी आंतरिक नीतियों के निर्धारण में, वैदेशिक नीतियों के निर्धारण में स्वतंत्र और सर्वोच्च है, और अनावश्यक कोई राष्ट्र किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक तर्क तो वो ये देते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कारण, जिसको कई विद्वान ग्लोबल गवर्नेंस का नाम भी देते हैं, वैश्विक शासन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में क्रियाशील है, तो इसके वजूद के कारण राष्ट्रों की अपनी निजता, उनके निजी अधिकार, उनकी सर्वोच्च सत्ता प्रभावित हुई। जो क्षेत्रीय संगठन हैं, इन संगठनों का सदस्य हर राष्ट्र अपनी इच्छा से बनता है, लेकिन सदस्य होने के नाते इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो निर्देश हैं, वो हर राज्य को मानने पड़ते हैं। अब OAS जिन नीतियों का निर्धारण अपने सदस्य देशों के लिए करता है, सदस्य देशों को उन्हें मानना पड़ता है, तभी इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इसको आप ले लें कि अगर ओपेक ने कोई आदेश जारी किया कि कोई देश इन क्षेत्रों को पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, या करेगा तो पेट्रोलियम की कीमत इतनी रखी जाएगी, इस आदेश का उल्लंघन कोई भी सदस्य देश नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो राज्य संप्रभु कहाँ रह गया, राज्य की सत्ता सर्वोच्च कहाँ रह गई? उसे तो संगठन के आदेशों को मानना पड़ रहा है। तो जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं या वैश्विक संगठन हैं, इनकी मौजूदगी के कारण राज्य की संप्रभुता की धारणा धूमिल पड़ी है, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि राज्य की संप्रभुता वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार के प्रश्न पर भी सीमित हुई है। वैसे तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में हर राज्य अपने संविधान के माध्यम से नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लाया गया, जिसका मतलब है कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी देश का नागरिक हो, किसी भी राज्य का नागरिक हो, चाहे वो शरणार्थी हो या प्रवासी हो, सभी के कुछ न कुछ अधिकार होते हैं और हर राज्य को उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स चार्टर घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और उस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश अपने यहाँ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं।
नागरिकों को तो वो अधिकार देते ही हैं, साथ ही उनके देश में जो भी विदेशी भी रहते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भी वो प्रतिबद्ध है। आजकल आप देख सुन रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में शरणार्थियों की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इन शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और केवल सरकारी संगठन ही नहीं बल्कि इस दिशा में बहुत सारे गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनके द्वारा, इन संगठनों के द्वारा इस बात की खोज की जाती है कि किस देश में मानवाधिकारों का कहाँ उल्लंघन हो रहा है। ये अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं और संबंधित राज्य को निर्देशित करते हैं कि वो अपने यहाँ मानवाधिकार के मुद्दे पर ध्यान दें। जैसे भारत में ही आप अक्सर देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में अक्सर कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन का सवाल उठाया जाता है। सेना के द्वारा, पुलिस के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न उठाया जाता है। महिलाओं की तस्करी को रोकने का प्रश्न उठाया जाता है। बच्चों के शोषण को रोकने का प्रश्न उठाया जाता है। ये सब ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज हैं और ऐसी स्थिति में राज्य मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता। यहाँ उसकी संप्रभुता सीमित हो जाती है। वो ये नहीं कह सकता कि वो अपने यहाँ रह रहे विदेशियों के अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव पड़ेगा, इन संगठनों का दबाव पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस का दबाव पड़ेगा। इस दबाव को मानने का मतलब है कि अपनी संप्रभुता को सीमित करना। तो ये भी एक मुद्दा है जिसकी वजह से राज्य की संप्रभुता सीमित हुई है। और वैश्वीकरण के कारण मानवाधिकार का प्रश्न भी वैश्विक बन गया है। पहले मानवाधिकारों का हनन होता भी था तो उसका पता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल पाता था, लेकिन आजकल वैश्वीकरण के दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनके माध्यम से किसी दूर दराज के इलाके में भी घटी कोई छोटी सी भी घटना तुरंत दुनिया के सामने आ जाती है। राज्य की सत्ता को ये घटनाएं आईना दिखाने का काम करती हैं और यहाँ पर राज्य न चाहते हुए भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बाध्य हो जाता है। तो ये भी एक इशू है जो राज्य की संप्रभुता को पारंपरिक रूप में सीमित कर रहा है। इसके साथ लिबरलाइजेशन का दौर भी चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण है वैश्वीकरण का। आर्थिक आदान प्रदान, पूंजीगत निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो एक राज्य में अपना कारोबार शुरू करती हैं, उनके द्वारा संबंधित राज्य की सरकार पर निर्णय लेने के लिए दबाव डाला जाता है। एक राज्य आर्थिक निर्णय किस दिशा में लेगा, इस बात का निर्धारण आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियां करने लगी। पहले ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में था, राज्य की सर्वोच्च सत्ता थी कि वो कैसी आर्थिक नीतियों का निर्धारण करेगा, लेकिन आजकल इनडायरेक्टली जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो ये तय कर रही हैं कि राज्य को किस दिशा में निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ राज्य की आर्थिक संप्रभुता प्रभावित हो रही है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य अपनी इच्छानुसार निर्णय नहीं ले पा रहा है और इसका कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने कारोबार के हित में राज्य के ऊपर दबाव डालना। राज्य की आर्थिक संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के कारण भी सीमित हो रही है, क्योंकि ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के राष्ट्रों को निर्देशित करती हैं कि उन्हें अपने देश में
कैसी आर्थिक नीतियां अपनानी चाहिए। हालांकि एक राज्य अपनी संप्रभुता की दुहाई देते हुए उनके आदेशों को मानने से इनकार तो कर सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि वर्ल्ड बैंक या IMF जो आर्थिक सहायता इन देशों को देते हैं कर्ज के रूप में या यूं ही, वो आर्थिक सहायता बंद हो जाती है। तो विकासशील देशों के लिए ये मजबूरी बन जाती है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्देशों का पालन करें, और जब वो उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं तब फिर उनकी संप्रभुता कहाँ सुरक्षित है, उनकी सर्वोच्च सत्ता कहाँ सुरक्षित है? क्योंकि संप्रभुता की धारणा तो कहती है कि राज्य बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय स्वयं लेगा, उसके निर्णय सर्वोच्च होंगे। तो इन दो संस्थाओं ने भी राज्य की आर्थिक संप्रभुता को बाधित किया है। हम ये देखते हैं कि न केवल आर्थिक संप्रभुता बल्कि जो विकासशील देश हैं उनकी सरकार का स्वरूप कैसा होगा, उनका संस्थागत ढांचा कैसा होगा, कौन सी संरचनाएं बनाई जाएंगी उनके द्वारा, इसका निर्देश भी इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपिंग का कार्य करता है, शांति स्थापना की कार्यवाही करता है, उसमें ये बात भी शामिल है कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था को स्थायी रूप से एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, खासतौर से लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना की दिशा में सहयोग देना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की कार्यवाही में शामिल है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य कोई वैश्विक संस्था किसी राज्य को ये दिशा निर्देश देती है कि आप अपने यहाँ इस तरह की सरकार का गठन करो, तो इसका मतलब है कि उस देश की राजनीतिक संप्रभुता समाप्त हो रही है, उस देश की जनता का ये निर्णय करने का अधिकार समाप्त हो रहा है कि उसके अपने देश में किस प्रणाली की सरकार होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अपने देश को ही, कि बहुत सारे जो संस्थागत संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं हालिया वर्षों में कानून बनाकर, वो सब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्देशानुसार किए गए। जैसे महिलाओं के अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा था, तो उस दिशा में जो संरचनात्मक परिवर्तन किए गए, पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देने का कानून बनाया गया, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया गया, सूचना के अधिकार को लागू किया गया करप्शन को खत्म करने के लिए। ये सब किसके निर्देश पर था? इन्हीं वैश्विक संस्थाओं के निर्देश पर था कि जब तक आप इस तरह का संरचनात्मक परिवर्तन अपने यहाँ नहीं करोगे तब तक हम आपको कोई एड नहीं देंगे, कोई वित्तीय सहायता नहीं देंगे। तो इस तरह की कार्यवाही से राज्य की संप्रभुता निश्चित रूप से बाधित होती है, ऐसा कुछ विद्वानों की मान्यता है। अब ये विद्वान ये भी कहते हैं कि विकासशील देशों की सरकारों के संदर्भ में तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी संप्रभुता बाधित हुई है, लेकिन जो अमेरिका और यूरोप के देशों की सरकारें हैं उनकी संप्रभुता, उनके राज्य की संप्रभुता बढ़ी है, क्योंकि उनका नियंत्रण दुनिया के राष्ट्रों पर बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? क्योंकि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सब पर अमेरिका और यूरोप के देशों का नियंत्रण है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता 5 देशों को ही प्राप्त है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस कोई भी निर्णय तभी ले सकता है जब ये 5 राष्ट्र परस्पर सहमत हो।
इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस जो भी नीति निर्धारित करता है या जो भी शांति स्थापना की कार्यवाही करता है, उसमें इन 5 राष्ट्रों की चलती है, इनका निर्देश चलता है। तो इनकी संप्रभुता तो बढ़ी है, लेकिन विकासशील देशों की संप्रभुता बाधित हुई है, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। इसके साथ साथ उदारीकरण के दौर में, चूंकि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के साथ साथ उदारीकरण भी चल रहा है, लिबरलाइजेशन भी चल रहा है, आर्थिक नीतियों का उदारीकरण, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाना, वैयक्तिक स्वतंत्रता को पुख्ता करना, ये सब उदारीकरण के लक्षण। इस उदारीकरण के दौर में स्वतंत्रता का जो माहौल दिया गया है, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन उदित हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहल पर कार्य करते हैं। जैसे कोई निशस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करता है, तो कोई महिलाओं की रक्षा के लिए कार्य करता है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, कोई शिक्षा की व्यवस्था के लिए कार्य करता है, कोई पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इस तरह से नाना गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी गठित हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये सिर्फ गठित ही नहीं हुए हैं, इनका बड़ा इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, इनकी बड़ी भूमिका बढ़ती जा रही है। इनको हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, नागरिक समाज संगठन, जो नागरिकों की पहल पर बनाया जाता है। सरकार इन्हें अनुदान देती है इनके कार्यों के लिए। बहुत सारे स्वैच्छिक संगठन खुद इतने आर्थिक रूप से संपन्न है कि उन्हें किसी सरकारी मदद की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये संगठन इतने पावरफुल हैं कि ये विभिन्न सरकारों पर दबाव डालते हैं नीतिगत निर्णय के लिए। जब भी कोई राष्ट्र अपनी सैन्य क्षमता में विस्तार करता है, सैनिक साजो सामान खरीदता है, मारक हथियार खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में निशस्त्रीकरण से जुड़े हुए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो दबाव डालते हैं इन देशों पर कि आप ऐसी नीतियों का अनुसरण न करें। जब कभी भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो ये संगठन सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उदारीकरण की वजह से जो गैर सरकारी संगठनों का उदय हुआ है, ये गैर सरकारी संगठन सरकार की संप्रभुता के लिए चुनौती भी बन गए हैं और उसकी संप्रभुता को प्रभावित भी कर रहे हैं। और सरकारों के लिए बाध्यकारी सा ही हो जाता है इनके सुझावों को मानना, क्योंकि आजकल इनके सजेशंस पर जोर दिया जा रहा है और ये भी निर्देशित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से कि आप अपने देश में इस तरह का माहौल पैदा करें, इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह का लिबरल अप्रोच पैदा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक संगठनों का विकास हो, क्योंकि ये स्वैच्छिक संगठन सरकारी नियमों कानूनों की सीमाओं से इतर अपने तरीके से समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय होते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि सरकार के ऊपर अगर हम निर्भर करते हैं तो हमारे आसपास का जो पड़ोस का फिजिकल वातावरण है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता। हम सरकारी योजनाओं का इंतजार करते रह जाते हैं, फिर उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके विकल्प के तौर पर RWA डेवलप हुई, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो खुद निवासियों से कलेक्शन करते हैं और उस कलेक्शन के माध्यम से जो भी आस पड़ोस में उन्हें कमी नज़र आती है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों का जो विकास हुआ है, इन संगठनों ने भी राज्य की संप्रभुता को सीमित किया। इसके साथ साथ आधुनिक युग में, खासतौर से वैश्वीकरण के दौर में, हम देख रहे हैं कि परमाणु
हथियारों को जमा करने की होड़ लगी हुई है। जैविक और रासायनिक हथियारों को जमा करने की होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा है राष्ट्रों के मध्य। और आज कोविड-19 के दौर में आप देख रहे हैं, यदा कदा सुन लेते हैं कि ये कोविड-19 वायरस इंजीनियर्ड वायरस है, यानी बायोलॉजिकल वीपन के रूप में इसका लेबोरेटरी में निर्माण किया गया है। क्या हाल हो रहा है आप वाकिफ हैं। तो आज राज्य परमाणु और जैविक हथियारों के भय से ग्रस्त है और भयभीत होने के कारण फिर वो अपनी संप्रभुता का त्याग करने के लिए भी तत्पर है। वो उस दिशा में कार्य करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं जिससे इन खतरों से बचा जा सके, परमाणु हथियारों के और जैविक हथियारों के खतरे से। क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल होता है तो मानव सभ्यता चंद पलों में विनष्ट हो सकती है। जाहिर सी बात है कि एक राष्ट्र अपने वजूद, अपने निवासियों की सुरक्षा, अपने राष्ट्रहित को सबसे ज्यादा प्रमुखता प्रदान करता है और उस राष्ट्रहित के लिए अगर कुछ सीमा तक उसे अपनी संप्रभुता का बलिदान करना पड़े, संप्रभुता को छोड़ना पड़े, तो भी वो तैयार हो जाता है। आधुनिक युग का एक बड़ा संकट पर्यावरण का संकट भी है। इसने भी राष्ट्र की संप्रभुता को सीमित किया है। पर्यावरणीय समस्याएं नाना रूपों में हैं, चाहे वो धरती का बढ़ता तापमान हो, पर्यावरण का प्रदूषण हो या जैव विविधता का नाश हो। बहुत सारी स्पेसीज वनस्पतियों की, वन्य जीव जंतुओं की नष्ट होती जा रही हैं पर्यावरणीय क्षरण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया के विभिन्न संप्रभु राष्ट्र एकजुट होते हैं और वहां पर वो अपनी संप्रभुता का त्याग करने को तत्पर होते हैं जब पर्यावरण से संबंधित कोई संधि की जाती है, उस संधि का अनुपालन करने के लिहाज से। तो ये भी एक फैक्टर है जिसने राष्ट्र की संप्रभुता को सीमित करने का कार्य किया है। अब ग्लोबलाइजेशन का एक पहलू सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी है कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से भी आपस में एक दूसरे को जाने पहचाने, आदान प्रदान हो। तो इस आदान प्रदान ने राज्य की संप्रभुता को सांस्कृतिक क्षेत्र में सीमित किया है। पहले क्या होता था कि सांस्कृतिक मूल्य भी बहुत हद तक राज्य के द्वारा नीति निर्धारित करके निर्मित किए जाते थे। क्या विचारधारा होगी एक राज्य की, क्या जीवन शैली होगी, क्या विश्वास होगा, क्या मूल्य होगा, बहुत हद तक ये डिसाइड किया जाता था राज्य के द्वारा नाना तरीकों से। शिक्षा व्यवस्था में उस तरह का परिवर्तन करके या अन्य तरीकों से कानून बनाकर सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन को नियंत्रित करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता था। अब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, राज्य के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को रोकना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से झट ही विभिन्न संस्कृतियों के लोग सोशल मीडिया पर एकजुट हो जाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करो क्या ना करो, इस पर नियंत्रण लगाना राज्य के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि पॉलिसीज इसके लिए भी बनाई जा रही हैं, लेकिन वो कितनी प्रभावी हो पा रही हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी राज्य की संप्रभुता को सीमित किया है। तो ये विद्वान ये कहते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण राज्य की संप्रभुता सीमित हुई है। पर्यावरणीय खतरों ने, परमाणु हथियारों के खतरे ने राज्य की संप्रभुता को सीमित करने में योग दिया है। ऐसे फैक्टर्स उपस्थित हुए हैं जिसकी वजह से
न चाहते हुए भी राज्य को अपनी शक्ति को सीमित रूप में इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। पहले कोई राज्य अपनी इच्छानुसार चक्रवर्ती सम्राट सेना लेकर निकल जाता था, किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण कर देता था, किसी को भी गुलाम बना लेता था अपनी शक्ति के बल पर। लेकिन अब एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए भी ये संभव नहीं रहा कि वो दुनिया के अन्य राष्ट्रों की परवाह न कर, पर्यावरण की परवाह न कर, परमाणु हथियारों की परवाह न कर अपनी इच्छानुसार कार्य करे। अगर वो ऐसा करता है तो ये उसके लिए स्वयं विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि कोई भी राज्य आज के दौर में आइसोलेटेड नहीं रह सकता। कोई भी राज्य नहीं मान सकता कि हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, हम पूर्ण आत्मनिर्भर हैं। ऐसा दावा कोई भी राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जो परमाणु हथियार हैं, उसमें कोई राज्य इन्वॉल्व हो या ना हो उस युद्ध में, उसका असर उस पर भी अवश्य पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी में 45 में बम गिराया गया था और आज तक विभिन्न पीढ़ियों पर उसका असर दिखाई देता है। धरती का पर्यावरण अगर संकट में है तो एक राष्ट्र उस धरती का ही हिस्सा है, वो उससे अछूता नहीं रह सकता कि पर्यावरण का दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो वैश्वीकरण ने कुछ ऐसे साझे मुद्दे उपस्थित किए हैं, कुछ ऐसी साझी समस्याएं उपस्थित की हैं, जिन समस्याओं के निदान के निमित्त राज्य की शक्ति, राज्य की सत्ता जाने अनजाने रूप में सीमित हुई। तो ये एक वर्ग है विद्वानों का जो ये मानता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे तेज हुई है, वैसे वैसे राज्य की संप्रभुता सीमित हुई है। लेकिन दूसरा जो वर्ग है, अच्छा, पहला जो वर्ग है वो ये इसलिए कहता है क्योंकि वो संप्रभुता की पारंपरिक धारणा में विश्वास रखता है, जिसका मतलब है राज्य की सर्वोच्च सत्ता, निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार, आत्मनिर्णय का सर्वोच्च अधिकार। जो दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि राज्य की संप्रभुता इतनी महत्वपूर्ण है, इतना केंद्रीय तत्व है कि राज्य उसके बिना रह ही नहीं सकता, और वैश्वीकरण के दौर में भी ये संप्रभुता पूरी तरह समाप्त हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। राज्य की संप्रभुता अब भी आधारभूत बनी हुई है, और खास तौर से जो वैश्विक जनमानस है उसका यही मानना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दृष्टिकोण है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण राज्य की संप्रभुता खतरे में नहीं है, बाधित नहीं हुई है। और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि वैश्वीकरण के दौर में जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, तमाम बाजार अर्थव्यवस्था के जो फैक्टर्स हैं, आर्थिक शक्तियां हैं जो स्वतंत्र रूप में क्रियाशील हैं, ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने में राज्य की सत्ता का रोल और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। हालांकि राज्य के लिए एक चुनौती है कि वो कैसे इन आर्थिक फोर्सेस को नियंत्रित करे। उन्हें स्वतंत्रता भी देना है क्योंकि आर्थिक विकास चाहिए, निवेश चाहिए, पूंजी निवेश चाहिए, लेकिन साथ ही ये आर्थिक शक्तियां कमजोर और गरीब लोगों को कुचले ना, उनके अधिकारों, उनकी आवश्यकताओं का हनन न करें, ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तो जब राज्य की सत्ता नहीं होगी तो वो इस चुनौती का मुकाबला कैसे करे? सब कुछ के होने के बावजूद ये पावर राज्य के हाथ में ही है कि वो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को या अंतर्राष्ट्रीय निगम को अपने देश में निवेश करने की छूट देता है या नहीं देता है। जैसे अभी आपने कोविड-19 के दौर में देखा कि कैसे भारत की संप्रभु सरकार ने
चाइनीज प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया। चाइना का भारत के साथ जो व्यापार चल रहा था इजीली, उसमें जो सहजता थी उसको कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से जटिल बनाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के दौर में भी राज्य की सत्ता महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि राज्य की संप्रभुता तिरोहित हो गई, समाप्त हो गई। दूसरी चुनौती राज्य के सामने आज ये है, उसका रोल ये है, उसकी सत्ता का रोल ये है कि कैसे वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अपने देश को, अपने राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करवा सके, ज्यादा से ज्यादा निवेश को आमंत्रित करे, निवेश करने वाली कंपनियों को इस तरीके से कंट्रोल करे, इस तरीके से नियंत्रित करे कि आर्थिक विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा उसके अपने निवासियों को प्राप्त हो सके, उसके अपने देश की गरीबी दूर हो सके, उसके लोगों का जीवन स्तर उच्च हो सके। यहाँ पर राज्य का रोल है और राज्य इस भूमिका को बिना अपनी सर्वोच्च सत्ता के नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है, तीसरा तर्क आम जनमानस का, दूसरे वर्ग का ये है कि जो आम नागरिक होता है किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत, वो रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य की तरफ देखता है। उसकी निगाह हमेशा राज्य की ओर रहती है कि चाहे जितनी भी मार्केट फोर्सेस आगे आ जाए, राज्य हमारे लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा, राज्य हमारी सामाजिक सुरक्षा करेगा, राज्य बाजार के दुष्प्रभावों से, बाजारी ताकतों से कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा करेगा। तो जब तक ये नागरिक इस बात के लिए राज्य पर निर्भर है, राज्य भला कैसे तिरोहित हो सकता है, उसकी सत्ता कैसे समाप्त हो सकती है, ये तर्क देते हैं ये विद्वान। आज वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। 2019 से ही हम देख रहे हैं कोविड-19 की चपेट में पूरी दुनिया है और इस दौर में हमने अनुभव किया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीमी हुई है, क्योंकि संक्रमण ना फैले इसके लिए हर राज्य ने अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए एहतियात के तौर पर अपनी सीमाओं को बंद करने की कोशिश की है। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र में प्रवेश पहले की तुलना में प्रतिबंधित हुआ है। जैसे आए दिन आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों ने भारत से आने जाने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि भारत सेकेंड वेव की चपेट में है। तो इस तरह से इस महामारी के दौर में जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीमी हुई है, सिकुड़ी है, इस स्थिति में राज्य और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि अब राज्य अंतर्निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भरता की बात करने लगा है। जब सीमाएं बंद हो जाएंगी तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में नागरिकों की जरूरतों के लिए राज्य को खुद उत्पादन करना होगा, खुद विभिन्न क्षेत्रों में जो आर्थिक मंदी आ रही है, भाई विश्वव्यापी मंदी, उसने भी राज्य को ज्यादा प्रासंगिक बना दिया। राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए ये देखे कि कैसे इस आर्थिक मंदी से निपटा जा सकता है और आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। तो इन दोनों वर्गों के मतों को देखने के बाद हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में भी राज्य की संप्रभुता सीमित नहीं हुई है, बल्कि इसका रूप बदल गया है। राज्य अगर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कुछ त्याग करने को तत्पर है, परमाणु बम के भय से निशस्त्रीकरण की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है,
तो ऐसा वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, आवश्यकता को समझते हुए कर रहे हैं। इससे उनकी संप्रभुता सीमित नहीं होती। संधि पर हस्ताक्षर करना अब भी राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर है और ये उसकी संप्रभुता का ही प्रतीक है कि राज्य स्वेच्छा से इन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में आगे आ रहे हैं। अपने राष्ट्र के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल पीस को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते। तो ये था आपका वैश्वीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की संप्रभुता कितनी और किस रूप में प्रभावित हुई। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।